हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने टेस्ट 2 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग टेस्ट 3 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि वे प्रकृति में गैर न्याय संगत है। तो ये बिल्कुल सही है, हम सबको ये तो पता ही है। फिर है उसका उद्देश्य जो है वो भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। बिल्कुल सही है। फिर आयरिश संविधान से उधार ली गई ये एक अनूठी विशेषता है। हमें पता है कि जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड से ली गई है। तो इस तरह से हमारा तीनों स्टेटमेंट सही होने के कारण ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, लिखा है राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। फिर लिखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं कहा है। ठीक है। फिर मूल अधिकारों के साथ मिलकर वे मूल दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं तथा संविधान की आत्मा के रूप में कार्य करते हैं। फिर है ग्रानविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों एवं मूल अधिकारों दोनों को नैतिक दिशा सूचक या संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन वो नीतियों और कानूनों के निर्माण में राज्य के लिए मार्गदर्शक का सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। फिर डीपीएसपी भारत में समाजवादी कल्याणकारी राज्य के लिए रूपरेखा निर्मित करते हैं। बिल्कुल सही है। फिर यह आर्य संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। फिर गैर न्याय संगत है, ये भी सही है। ठीक है। और इनका राजनीतिक महत्व है ना, याद रखिएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन डीपीएसपी को गांधीवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन से। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वो गांधीवादी सिद्धांत है। कुटीर उद्योग महात्मा गांधी के सिद्धांत के अनुसार ही है ना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो क्या कहते थे कि आत्मनिर्भरता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। फिर देखिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। ये भी क्या है, गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार ही है। पर्यावरण संरक्षण हमें पता है कि उदारवादी बौद्धिक नीति के अनुसार है, ना कि गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देना है। किस अनुच्छेद में इस लक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38। ठीक है। और इस तरह से देखिए, आर्टिकल 39 भी एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 39 में क्या बोलता है ना कि जो गवर्नमेंट है उसे नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का क्या है, दायित्व है। ठीक है। मतलब कि आजीविका के पर्याप्त साधन जो उपलब्ध कराने का अधिकार है वो आर्टिकल 39 हमें देता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल 41 भी एक बार देख लेते हैं। 41 में है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा या फिर विकलांगता, कोई भी बीमारी, इनके मामले में कार्य करने एवं शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना। उसके बाद आर्टिकल 43 देख लेते हैं। 43 में है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करेगा। ठीक है। निर्वाह योग्य मजदूरी, ये क्या है, निर्वाह योग्य मजदूरी। पीसीएस का तो ये आर्टिकल जो है वो फेवरेट क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट इतना कि आप एलिमिनेट कर सके ऑप्शंस देखकर। ठीक है। निम्नलिखित राज्य नीतियों के निदेशक से तत्वों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कौन सा उदार बौद्धिक सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। देखिए, उदार बौद्धिक सिद्धांत मैंने आपको बताया था और गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है। अब देखिए, उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या क्या है। तो हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, निशुल्क कानूनी सहायता, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सब क्या है, हमारा गांधीवादी सिद्धांत है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हमारा पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया था। ठीक है। आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा है
कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो वैश्विक चिंताओं जो कि आर्टिकल 48A में जोड़ा गया था पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। 48A ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा 48A को। फिर आगे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको याद करा देती हूँ कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था और चीज़ें, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना आर्टिकल 39, फिर समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना आर्टिकल 39A, फिर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना आर्टिकल 43A, फिर लिखा है 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके द्वारा 2002 द्वारा मूल कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है, ठीक है। तो किसे जोड़ा गया था, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको क्या करना, शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट ईयर 2002 के अनुसार मूल कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में सूचीबद्ध मूल कर्तव्यों का क्या है, हिस्सा नहीं है। तो आइए देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्वेषण की भावना विकसित करना, सद्भाव एवं सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना एवं उसकी रक्षा करना, ये तीनों ही मूल कर्तव्यों का हिस्सा है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने की जो शक्ति है वो निम्नलिखित में से किसमें निहित है, तो संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। मतलब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में क्या हो सकती है, प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं कि राज्य विधानसभाओं के पास संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा राज्य विधानसभा के पास नहीं है। लेकिन हाँ, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा सकती है। एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देखिए ताकि हमें अच्छी तरह से याद भी हो जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक में प्रारंभ की जा सकती है। फिर है राज्य विधानसभाओं के पास। देखिए पहली बात तो ये, अगर एक स्टेटमेंट ऐसा बनाकर आता है कि राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के पास ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया में लगभग बराबर अधिकार प्राप्त है, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यही उसका मीन है, बस दूसरे तरीके से। और आपको तो पता होगा कि यूपीएससी हो या फिर पीसीएस हो, उसमें स्टेटमेंट को घुमा फिरा कर पूछना एग्जामिनर का तो ये फेवरेट थिंग है, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर है कि राज्य विधानसभाओं के पास संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, उनकी भूमिका विशिष्ट परिवर्तनों के अनुसमर्थन तक ही सीमित है। मतलब वो अनुसमर्थन दे सकती है लेकिन संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वो राज्य विधानसभा में नहीं है। फिर है एक बार जब कोई संशोधन दोनों सदनों में पारित हो जाता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है, तो संघीय संबंधों को प्रभावित करने वाले मामलों में राज्य के अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर संशोधन प्रक्रिया भारतीय शासन की संघीय संसदीय प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, मूल अधिकारों, संघीय ढांचे एवं न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधानों के लिए कठोर प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 368 में संशोधन की रूपरेखा दी गई है, ठीक है, जिसमें कि कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन क्या करना है, स्थापित करना है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नए राज्यों का जो गठन है वो साधारण बहुमत से क्या हो सकता है, संशोधित हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस मामले में मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया था, तो वो प्रस्तुत किया गया था केशवानंद भारती मामले में, ठीक है। और याद रखिएगा केशवानंद भारती मामले का अगर एज मतलब कि सॉरी ईयर पूछा जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1973, ठीक है। सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड है और कफ भी है, तो आई विश कि मतलब आप लोगों को आवाज़ सुनने में या फिर समझने में क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा माना जाता है, तो ये माना जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन को भी माना जाता है, संघवाद को और पंथ निरपेक्षता यानी कि
ऑल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन मतलब पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, पूछ रहा है कि कौन संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत और आर्टिकल 368 के बीच के संबंध का बेहतर वर्णन करता है। तो स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 368 में मूल संरचना सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख है, तो ये रॉन्ग है। फिर मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित करता है, बिल्कुल सही। फिर है आर्टिकल 368 के तहत बिना किसी प्रतिबंध के संविधान में संशोधन करने की अनुमति मिलती है, ये गलत है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना किसी प्रतिबंध के, ठीक है, कुछ तो प्रतिबंध होते ही है। फिर है वो बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, दैट इज़ वाई क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, फिर लिखा है कि आर्टिकल 368 से न्यायपालिका को संविधान में मूल ढांचे में संशोधन करने की अनुमति मिलती है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे एक बार इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें विभिन्न प्रावधानों को जोड़ना, हटाना या संशोधित करना शामिल है। फिर केशवानंद भारती मामले में प्रस्तुत मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 368 के तहत संसद की शक्ति पर सीमा निर्धारित होने के साथ यह सुनिश्चित होता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं जैसे संघवाद, पथनिरपेक्षता, न्यायिक पुनर्विलोकन, लोकतंत्र में बदलाव न किया जा सके। बिल्कुल सही है, और यह सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया था ताकि संसद को अनियंत्रित संशोधन शक्तियों का प्रयोग करने से रोका जा सके। अगर न्यायपालिका द्वारा इस सिद्धांत को विकसित नहीं किया जाता तो संसद क्या हो जाती, अनियंत्रित रूप से क्या करती, अपनी संशोधन शक्तियों का प्रयोग करती। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, कुछ तो बंधन लगाया ही गया है। ऐसा तो नहीं है जैसे कि हमने ऊपर के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, बिना किसी भी प्रतिबंध के, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर देखिए अगला स्टेटमेंट, देखिए क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार माना है कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को संशोधित या फिर नष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब मूल ढांचे का जो सिद्धांत है जो कि केशवानंद भारतीय मामले में दिया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको मतलब कि ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट उसका कर सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है ना, तो लोक लेखा समिति जो है वो सरकारी व्यय की वैधता एवं औचित्य की जांच करती है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन जो है वो भारत में भूजल प्रदूषण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की टिप्पणियों से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत के 25 राज्यों के 230 जिलों में आर्सेनिक के कारण भूजल संदूषण व्याप्त है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि हाँ ऐसा है, आर्सेनिक के कारण भूजल संदूषण व्याप्त है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में भूजल का अत्यधिक दोहन अधिकांशता क्या है, नवीकरणीय है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए पुनर्भरण दर जो है वो स्लो है, ये तो हमें भी पता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट काफ़ी मतलब ऐसा नॉर्मल से हम सबको पता है कि रॉन्ग है। फिर अब पेयजल में आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आईपीसीसी आकलन रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है कि आईपीसीसी द्वारा 6 मूल्यांकन चक्र पूरे कर लिए गए हैं और यह वर्तमान में 7वें चक्र में है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आईपीसीसी रिपोर्ट जो है उसमें भौतिक विज्ञान, जलवायु अनुकूलन, जलवायु शमन से संबंधित 3 कार्य समूहों के निष्कर्ष शामिल रहते हैं, बिल्कुल सही। पहली आकलन रिपोर्ट जो है वो 1995 में प्रकाशित हुई थी, पहली आईपीसीसी आकलन रिपोर्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 1995 में नहीं बल्कि 1990 में प्रकाशित हुई थी। 1990, ये आपको 1990 दिख रहा है ना, 1990, सॉरी ये कैसे, अब आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा 1990। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग हो गया और बाकी ऊपर के 2 स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि मैत्री ब्रिज के माध्यम से सबरूम बांग्लादेश के चट्टगांव के बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। फिर सबरूम तीस्ता नदी के तट पर नहीं है क्योंकि ये फेनी नदी के तट पे है। ठीक है, फेनी नदी के तट पे है।
इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना स्पीसीज। ठीक है। फिर उसके बाद यह पक्षी मुख्यतः भारत के पश्चिमी घाट में मिलती है। तो ये तो सही नहीं है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में मिलती है ना। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब दिया हुआ है याओंडे घोषणा। याओंडे घोषणा पत्र अफ्रीका में मलेरिया के विरुद्ध संघर्ष में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। बिल्कुल सही है। अगर बोला जाए याओंडे घोषणा इज रिलेटेड विद द अफ्रीका तो क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। और याओंडे घोषणा इज रिलेटेड विद द मलेरिया तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2050 तक मलेरिया उन्मूलन की पहल के तहत 15 अफ्रीकी देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई विशिष्ट लक्ष्य क्या किया गया अभी वर्तमान में निर्धारित नहीं किया गया। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं ना। 22 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है। तो अगर मैं ये रिवीजन सेशन ला रही हूँ तो आप लोग भी देखिए कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, हमें क्या पता है क्या नहीं पता है, कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट हमें रिवीजन की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत है कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट हमें रिवीजन करना है, ये वाले सब्जेक्ट में अभी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। एक बार अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। तो फिर आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।